Before I start this video, I want you to please read the disclaimer. See, the purpose of this video is not to tell you what is happening and what is going to happen, but the purpose of this video to make you understand about how the process works, how the parliamentary standing committee works, जो वो रिपोर्ट देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है. So please don't get distracted by the rumors or endless debate on social media या फिर CSAT हटने वाला है, CSAT आने वाला है. Focus what is in your control और आपके कंट्रोल में है आपकी प्रिपरेशन. CSAT से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, we will be the first to explain you with complete clarity. Please read this as well. तब तक please study, trust the process and remember, while you are fighting for your dream, there is someone who is constantly लुकिंग जस्टिस फॉर ऑल. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स कॉन्स्पायर कर रही है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए. लेट अस गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल एमपी मिस्टर ब्रिजलाल. सो ब्रिजलाल सर हैज बीन स्टॉलवर्ड यूपीएससी के सीसैट के रैशनलाइजेशन को लेकर. जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो यूपीएससी ने इतना टफ बना दिया है, वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. कमाल की बात यह है कि सर जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं. इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो ये बीएससी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और एमएससी हैं मैथ्स में, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. सोच के देखिए, ये इक्विवेलेंट है हमारे टीचर, हमारे गुरु के जैसे. और ये कह रहे हैं कि मैथ्स बहुत टफ है. सो कोई तो बात होगी. ओके, अगर कोई एमएससी का कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी मैथ्स था वो कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट से थैंक यू टू सर अबाउट ही हैज बीन कंसिस्टेंटली फाइटिंग. नाउ जो ब्रिजलाल सर हैं वो राज्यसभा एमपी के साथ साथ, मैंने बताया था, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं. ये डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में. नाउ ही इज द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस. ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने ज्वाइन की है. Now, to move this forward, you need to understand कि आखिर ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी काम कैसे करती है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इशू हम लोग यहां लेकर चलेंगे और सीसैट की प्रॉब्लम को देखते हुए चलेंगे. सी, द स्टैंडिंग कमेटी इन पार्लियामेंट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, राइट. एक है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो कि ये वाली आई है. ओके, जो ये इशू रेज हुआ है सीसैट का, ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड है. हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड लगभग 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से. इसके जो हेड होते हैं, जो डिसाइड करते हैं फाइनली आगे चल के, वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा और ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, लेकिन ये कमिटी के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो सर ही हैं. सर का कहना है कि जितने भी मेंबर्स, 31 मेंबर्स इस कमिटी में है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन सीसैट रिलेटेड इशू, और सारे 31 मेंबर्स सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड, और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं. उन सबका कहना है कि सीसैट एक एलिमिनेटर बन चुका है, एक ब्रूटल रियलिटी बन चुका है, जो कि साइंस, नॉन साइंस और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को वो एलिमिनेट कर रहा है. ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा खासा काउंट 31 मेंबर्स यानी कि 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, इंक्लूडिंग द चेयरमैन हिमसेल्फ, इज व्हाट इज एक्सेप्टिंग कि सीसैट इज वन ऑफ द एलिमिनेटर फॉर नॉन साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, राइट. उसके अलावा कुछ अदर स्टैंडिंग कमिटीज भी होती हैं, जैसे कमिटी प्रिविलेज की, एथिक्स कमिटी, देन उसके बाद पेपर लेड ऑन द टेबल, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. बट वी विल टॉक अबाउट दिस, आखिर ये कमिटी होती क्या है. ठीक है, अब पार्लियामेंट्री रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में ये रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज. सो सर का ये कहना था कि 2011 से पहले सीसैट नहीं था. तो उनका कहना यह है कि तब भी तो एक बहुत ही क्रेडिबल, एक बहुत ही योग्य ऑफिसर्स यूपीएससी सेलेक्ट करती थी. लेकिन ऐसा क्या है कि सीसैट की वजह से हम बहुत अच्छे ऑफिसर्स को सेलेक्ट ही कर पाएंगे, सीसैट नहीं रहेगा तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे. इनका इनका लॉजिकल रीजनिंग जानना है.
जब राज्यसभा टीवी पे सर का डिबेट आ रहा था, उसमें सर ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बात की है। नाउ जब राज्यसभा टीवी में आप देखेंगे, अप्रैल में इन्होंने जिक्र किया हुआ है, पूरी पूरी की पूरी वीडियो है वहां पे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि सीसैट में जो 200 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.68 की। इफ एन एस्पिरेंट डज नॉट क्लियर सीसैट, उसका जीएस का पेपर भी नहीं चेक होता है। इस वजह से सीसैट जो है एक डिसएडवांटेज है एस्पिरेंट्स के लिए जो कि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। और इसी की वजह से 65% इंजीनियर्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, विच इज नॉट एन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जिक्र करता है। ऑलराइट, नाउ इन दिस रिपोर्ट कमिटी ने रेकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि इसमें एक बढ़िया स्टेप ले और टाइम बाउंड मैनर में इसको कोऑर्डिनेट करे यूपीएससी के साथ, एसएससी के साथ, डीओपीटी के साथ, ताकि जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन का जो प्रोसेस है, तो चाहे वो वेकेंट पोस्ट पे हो गया या किसी भी पोस्ट पे हो गया, वो सीसैट वाले मामले को लेकर तेजी बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल लग जाए, 6 महीने के अंदर इसको निपटाया जाए। और इसी कमेटी ने, यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, सर की जो कमेटी है, उसने फर्दर रेकमेंड किया है रिक्रूटमेंट रूल्स से रिलेटेड वो फाइनलाइज किया जाए और नोटिफाई किया जाए ऑन प्रायोरिटी, सो दैट टाइमली सिलेक्शन हो सके यूपीएससी में, ताकि हम क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल्स को हम लोग यहाँ पे निकाल सकें। तो इस तरीके से ये लॉ कमीशन को भी इन लोगों ने मतलब सजेस्ट किया है ऐसे करने के लिए। नाउ अब होगा क्या, नेक्स्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जो कमिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, होता क्या है ना कि पार्लियामेंट, मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में जो आप देखते हो टीवी पे, वो तो सिर्फ 20% काम होता है। मिनिस्टर्स आके बिल पढ़ते हैं और लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ बिल पास हो गया, बिल फेल हो गया। बट 80% काम ये कमिटीज करती हैं। सारा रिपोर्ट को स्टैब्लिश करना, रिपोर्ट मेंटेन करना, किसी से कुछ एविडेंस मंगाना है, किसी से कोई पूछताछ करनी है, वो सब कुछ जो है ये कमिटीज करती हैं। ठीक है, और फिर ये कमिटीज अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को ट्रांसफर करती हैं वो रिपोर्ट, और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रेस्पेक्टेड मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट का मिनिस्टर उसको पढ़ता है, ताकि पार्लियामेंट उस पर यस और नो बोले। तो ये आती है यहां पे। तो विच मीन्स कि जब ब्रिजलाल सर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, वो रिपोर्ट भेजेंगे पार्लियामेंट में, और वो रिपोर्ट कहलाएगी 160th रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। तो ये रिपोर्ट पब्लिश होगी लोकसभा और राज्यसभा में, और ये एक पब्लिक रिकॉर्ड में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट 2 नोडल मिनिस्ट्री को सेंड करेगी। कौन सी? एक डीओपीटी को और एक यूपीएससी को। डीओपीटी को क्यों? क्योंकि टू एग्जामिन द पॉलिसी, वो देखेंगे कि जो रिपोर्ट सर की कमेटी ने जो सेट किया हुआ है उसको एग्जामिन करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद अपनी बात आगे रखेंगे। फिर यूपीएससी को भी भेजा जाएगा। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो मतलब स्टडी करेगी और देखेगी कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा तो नहीं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के मोरालिटी पे, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, और अंडरमाइन कर रहा है सोशल जस्टिस। ठीक है, तो डिटेल में यूपीएससी भी इसको स्टडी करेगी। ऑलराइट, नाउ अब प्रॉब्लम यह है कि जो रिकमेंडेशंस हैं हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, वो रिकमेंडेशंस एडवाइजरी है, ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। विच मीन्स कि यूपीएससी या एसएससी या डीओपीटी अपना ओपिनियन भी दे सकता है, अपनी बात भी रख सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि डीओपीटी with input from UPSC must send an action taken report to the committee within the 6 months. 6 महीने के अंदर उनको ये भेजना होता है। ठीक है, with which recommendation are accepted, how will they be implemented? अगर तो यूपीएससी और डीओपीटी ने सर की कमिटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आगे इनको रिपोर्ट बनानी होगी कि सर हम अपने रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और आगे ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशंस हम करते हैं सीसैट में या उसके सिलेबस में। ठीक है, और अगर यूपीएससी या डीओपीटी उसको रिजेक्ट करती है, मॉडिफाई करती है, तो भी उनको रीजन देना चाहिए। विच मीन्स कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ चुका है, ये एक पब्लिक रिकॉर्ड आ चुका है, तो ये मामला अब हल्का नहीं है, ये मामला वेटेज वाला है, और यूपीएससी इस पे शांत नहीं बैठ सकती है। यूपीएससी को 6 महीने के अंदर इस पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अब तब बात यह है कि इस मैटर का मतलब रिव्यू क्या होने वाला है, विच मीन्स कि 2 केस निकल कर आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कमिटी रिव्यूज एटीआर, विच मीन्स कि अगर कमिटी, फॉर एग्जाम्पल डीओपीटी ने या यूपीएससी ने कह दिया कि रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी है, तो मैटर वहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि अब डीओपीटी और यूपीएससी चेंजेस
करके दे देंगे, ठीक है। नया सिलेबस आएगा, सीसैट कुछ हटा दिया जाएगा या फिर रैशनलाइज किया जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कमिटी में रीआइटरेट और टेक अप द इशू अगेन। क्लियर है ये बात, राइट? अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर से कमिटी उसको इशू को ले आ सकती है। अब देखिए, दो ही सिनेरियो आ सकता है इस पूरे केस में। या तो यूपीएससी और डीओपीटी इसको एक्सेप्ट कर ले कि यस, हम रैशनलाइज करेंगे, हम चेंज करेंगे, विच मीन्स कि हो सके तो डिफिकल्टी लेवल को लोअर कर दें, एक क्लास 10th के स्टैंडर्ड कर दें, सिलेबस को रिवाइज कर दें, या क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दें, प्रॉपर एक नया एग्जाम का स्ट्रक्चर, नया साइकिल आ जाए। या तो ये हो सकता है, ठीक है, या तो फिर रिजेक्शन हो सकता है। सिनेरियो बी क्या है? स्टेटस को मेंटेन करें, जो करंट चल रहा है वो चलने दें, और उसका भी रीजन मेंशन करना पड़ेगा, विच मीन्स कि अगर यूपीएससी या डीओपीटी कैन एक्सेप्ट भी करता है या रिजेक्ट भी करता है तो उसको एक एविडेंस के बेसिस पे रीजन बताना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं और क्या बात है इसकी, ठीक है। सो विच मीन्स कि अब कटघरे में तो आ गया है ये पूरा का पूरा मामला, और ये होगा भी, ठीक है। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। कमिटी रिकमेंडेशंस जो है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। और यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सोच सकती है, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट रेस्पॉन्ड थ्रू एटीआर, जो अभी हमने टास्क रिपोर्ट की बात की है, बट फाइनल डिसीजन जो है वो यूपीएससी और डीओपीटी ही लेगी, ठीक है। नाउ जब हम संसद टीवी पे बात करें तो दो बड़े बड़े दिग्गज हमारे डीजीपी थे। एक डीजीपी हैं हरियाणा के, फॉर्मर डीजीपी ऑफ हरियाणा, एंड देन फॉर्मर डीजीपी ऑफ आरपीएफ, जिनका नाम है मदन यादव सर, ठीक है। करंटली मदन सर इज पोस्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हीपा। जब आप एचपीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे तो यही सर, जैसे लबासना के डायरेक्टर होते हैं वैसे ही हीपा के डायरेक्टर सर हैं, ठीक है। ये एमए इकोनॉमिक्स हैं और एमबीए उत्तर प्रदेश से हैं। जब इन दोनों लोगों की बात हो रही थी संसद टीवी पे, तो सर का जो एक्सप्रेशन था वो ये था, सर ने ये बोला कि आई अग्री विथ द करंट सीसैट स्ट्रक्चर। इनका कहना था कि ये अग्री करते हैं, लेकिन सर का कहना था कि नहीं, ये एलिमिनेट कर रहा है रूरल बैकग्राउंड और पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, स्पेशली ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर रहा है। सो मसला यही निकल कर आ रहा है, हमने यही देखा कि ये हिंदी मीडियम के होके, ये मैथ से एमएससी होके ये सीसैट का विरोध कर रहे हैं, वो भी रैशनलाइजेशन करने के लिए। और ये इंग्लिश मीडियम के होके, इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए किया है, ये अपोज कर रहे हैं एक तरीके से। हालांकि डिस्कशन बहुत हेल्दी डिस्कशन था। इनफैक्ट सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जो 31 मेंबर्स थे, उसमें से एक बहुत ही कोवेटेड ऑफिसर हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंगला। ही वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम 2020-2022, और ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये सर के जो 31 मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है हमारी सीसैट वाली, उसमें 31 मेंबर्स में से ही इज वन ऑफ देम, और ही इज सपोर्टिंग सर्स इनिशिएटिव कि सीसैट को रैशनलाइज कर देना चाहिए। जबकि ही इज फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मेयो कॉलेज अजमेर से इन्होंने स्कूलिंग की हुई है, एंड देन ही इज ऑल्सो फ्रॉम मतलब एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑलराइट। तो सर का ये कहना था कि ऐसे लोग हैं जो कि वेरियस बैकग्राउंड से हैं, हमारे 31 मेंबर्स में अलग अलग पार्टी से हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग। सो लेट अस सी व्हाट वुड बी द आउटकम। सो अल्टीमेटली आउटकम यही दिख रहा है कि सीसैट जो है वो हटने तो वाला नहीं है, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। दूसरी चीज जो सर ने एक बात पॉइंट आउट की थी, उनका ये कहना था कि अगर यूपीएससी से, सिविल सर्विसेज से सीसैट को अगर रिमूव किया जाएगा तो बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो गए या रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन हो गए, ये सारी जगह पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि वहां पर फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड, इक्वल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक डाउट आ रहा है। इनफैक्ट जो सर की कमेटी थी, उन्होंने ये जिक्र किया था ये वाला कि आप यूपीएससी को और एसएससी में दोनों जगह ही इसकी बात की जाए, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज बॉडी है, ठीक है। नाउ जब मैंने ये संसद टीवी पे वीडियो देखी तो उसमें एक कमेंट दिखा था मुझे, जो कि सिद्धार्थ मिश्रा हैं, ओके। ये मेन पेटिशनर हैं 2023 सीसैट इशू में। इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि इशू क्या है मेन। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इशू क्या है। इशू वही पुराना है, कोई करंट इशू नहीं है, बट दैट इज द रियल इशू,
ओके मुझे ये वाले पॉइंट भी काफी अच्छा लगा इनका सेकंड पॉइंट, और इनफैक्ट ये तो है ही कि क्लास 11th और 12th के परमुटेशन कॉम्बिनेशन आईआईटी जेई कैट लेवल के एप्टीट्यूड पूछा गया था, जबकि सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है क्लास 10। तो ये तो फैक्ट है ही, पेपर को लेंदी बनाया जा रहा है। नाउ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डिबेट चाहे जो भी हो, केस चाहे जो भी हो, जब तक कोई भी फैसला नहीं आता आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, because you need to keep fight for your dream and you are a true warrior. There are many people who are clearing UPSC prelims examination with this CSAT. You will also clear this examination. So please don't waste your time in watching random videos. जो भी आएगा हम आपको बताएंगे. The purpose of me taking this video is to ensure कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है. Alright, so let us just make this thing happen. Now, the second important thing that CSAT की प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने ये रेगुलेटरी बॉडीज का कोर्स भी लॉन्च किया था. सपोज आपने CSAT पढ़ लिया है, ओके आपका CSAT क्लियर नहीं हो रहा है, यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम आपको प्रीलिम्स देना है, देन व्हाई यू विल वेस्ट एंटायर ईयर एंटायर मंथ इन स्टडिंग ओनली CSAT. ठीक है, बल्कि आप और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ट्राई करिए विच टॉक्स अबाउट दिस थिंग. SBI, SIDBI, EXIM, SSC, SBI, PO, इन सब में कॉमन सिलेबस है आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश. तो इसमें आपकी CSAT की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपकी इसके भी प्रिपरेशन हो जाएगी. इसकी सेशंस जो है, क्लासेस 25 जून को स्टार्ट हो गई थी, ये ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है इसका, बट द क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th of June. So in the comment section there is a Google form. If you want to enroll, then fill the Google form. My team will contact you for regulatory bodies and prelims aptitude program. All right, the fees is very nominal and 3 महीने के अंदर ये प्रोग्राम आपका हो जाएगा ताकि आप आगे चल के रेगुलेटरी बॉडीज का भी एग्जाम दे सकते हैं. All right, or in case you wanted to go for one-to-one mentorship for UPSC CSE 2027, then our flagship program, most recommended program, Margadarshan Assessment Guidance Program is here. Recently in 2025 we have 2 rankers which are directly from us. We don't claim, उल्टा सीधा हम लोग नहीं क्लेम करते हैं, जो है वही क्लेम करते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो या 5 हो. Fiora, there are many students, they cleared mains, they cleared prelims. Unfortunately, there are 2 candidates who cleared from my interview and personal guidance program. Okay. Anyways, all the very best and I thank you for this. Take care.